सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज और महाराष्ट्र के 10वें सबसे बड़े शहर नांदेड़ से आज हम ये शो लेकर हाजिर हैं दुखद खबर के साथ कि 48 घंटों में 31 मौतें यहां पर हुई हैं, जिसमें 16 नवजात बच्चे हैं। एक ऐसी जगह और इतना बड़ा अस्पताल जहां पर 6 से 7 ज़िलों का भार है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार, प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है न स्टाफ की कमी है, न दवा की कमी है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? जो मरीज़ के परिजन हैं उनकी आप बीती क्या है? देर रात भी वो यहाँ पर निराश, गुस्से में मौजूद हैं और मीडिया से भी लगातार बात कर रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनके मरीज़ अंदर परेशान हैं और दवा के लिए इन्हें बाहर भटकना पड़ रहा है। जब ये प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तब लाखों हज़ारों का खर्च करते हैं और आखिर में एक विकल्प उनके पास होता है, सहारा होता है सरकारी अस्पताल। लेकिन जब यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर की फीस से बच रहे हैं, जाँच के पैसे देने पड़ रहे हैं, बाहर करवाना पड़ रहा है और 1-1 रुपये की दवाई भी उन्हें बाहर से लानी पड़ रही है। क्या तकलीफ लोगों पर गुजर रही है इस वक्त सिटी सेंटर शो में आगे तो आपको हम विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत में भी हम कुछ ऐसे परिजन हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए और आपकी क्या तकलीफ है? रमेश हरसिंह राठौड़, मुरली तालुका उमरखेड़, जिला यवतमाल। वहाँ से हम आए, यहाँ दवाखाने में आए तो हमका ट्रीटमेंट करे, मगर औषध दवा बाहर से बुला रहे। आप यहाँ से कम हमारा 150 किलोमीटर गाँव है जी। उस वास्ते हमारे पास पैसे नहीं, आप दवा से कहाँ से लाना, नहीं तो आप मरने की मोहब्बत आ गई। तो अभी आप ये दवा खरीद कर लाए, आज आपको लिखा गया है? लाने की मोहब्बत नहीं आपकी, तो फिर अब क्या करेंगे? आप मरना का बस मरद जा देखा, अब कोई फायदा नहीं है इसमें। वाह सरकार, तुम गरीबों को दुआ करने वाली सरकार, दुआ करो और जीते लोग हैं उसको दवा पूछित करो। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि दवा खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बस अब दुआ के नाम पर? हाँ, अभी दुआ करेंगे कि उसमें ठीक होगा भगवान, नहीं तो मर जाएंगे बस। क्या कमियां आपको दिख रही है अस्पताल में? क्या जो सरकार कह रही है वहाँ पर अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि हमारे पास दवा की कमी नहीं है, क्या तो कहना चाहेंगे? बाहर से कहाँ से लाना? दवा कमी है तो दवा दे दो, आदमी सुधर जाएगा। दवा नहीं है तो कहाँ से लाना? आप पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना? पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना? आप क्या मजदूरी से जाने? मजदूरी से लगाते नहीं बूढ़े आदमी को कोई, आप राब करना होता नहीं, बस होता। हमारी खाला है और 1.5 महीने से यहाँ पे एडमिट है। हमने कैसा किया, वो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए आई इधर, मगर कैसा है एडमिट किया, इलाज भी चालू है, मगर दवाई जो है वो सब कुछ बाहर से मंगा रही। इधर कोई दवाई सुविधा नहीं दे रही, बोले तो दवाई कोई नहीं दे रहे, बाहर से लाना पड़ रहा है। वो भी बाहर से लाए तो वो भी बहुत महंगा दे रहे। जब से हम आए तब से कोई 15 रुपए की दवा भी इधर फ्री में नहीं मिल रही। 15 रुपए की अगर वो ग्लूकोज की बोतल रहती है ना, वो भी हो तो बाहर भेज रहे हैं। मतलब इधर कुछ भी सिर्फ नाम के लिए सरकारी अस्पताल है, पूरा प्राइवेट इधर चल रहा है, कुछ भी नहीं। सर, इधर काला बाजार, भ्रष्टाचार चल रहा है पूरा। इधर मेरी प्रधानमंत्री से विनती है, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र शासन से है, भारत सरकार से विनती है कि आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इधर आए और इधर आके इस एसी के रूम में बैठकर आप आपस में संवाद ना साधे कि पेशेंट के वार्ड में जाए और पेशेंट की हालत क्या है देखे। सरकार कह रही है इधर दवाइयों की कोई कमी नहीं है, हम भी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, इधर है, पर फ्री में कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई भी 15 रुपए की दवा है उसके लिए भी पैसे देना पड़ रहा है। तो सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में दवा है, तो ये परिजन कह रहे हैं कि शायद दवा हो लेकिन इन्हें तो नहीं मिल रही क्योंकि इन्हें बाहर भटकना पड़ रहा है। नांदेड़ से ये बड़ी खबर हम समझ पाते और उसे हजम कर पाते, उसी बीच औरंगाबाद से भी परेशान करने वाली खबर आई कि 18 मौतें वहाँ भी सरकारी अस्पताल में हुई हैं। 4 मृत मरीज वहाँ पर पहुँचे थे, तो एक दिन में 14 मौतें वहाँ भी हुई हैं। आखिर क्यों सरकारी अस्पतालों की हालत अचानक से चरमरा गई है? स्थानीय पत्रकार क्या कह रहे हैं, मरीज क्या कह रहे हैं, मरीज के परिजन क्या कह रहे हैं, किस तरह से निराश हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर की जगह ट्रेनी डॉक्टर उनके मरीजों को देख रहे हैं, कितना गुस्सा है इस अस्पताल में। हमने पहुंचते ही कई परिजनों से बात की, स्थानीय पत्रकारों से बात की। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट्स। राहुल जी हमारे साथ हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। आपने अपने बच्चे को खोया है राहुल जी, पूरा आप वाकया बताएंगे दर्शकों को, क्या हुआ? 48 घंटे में यहाँ पर 31 जाने गई हैं, आप भी उनमें से एक पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। कब हुआ ये और क्यों हुआ? ये शुक्रवार बजे हो गए। डिलीवरी की बीपी बढ़ गई थी मेरी पत्नी की। फिर शुक्रवार बजे सुबह में उन्हें डिलीवरी हो गई 10 बजे। फिर 5-6 बजे उसको बच्चे को आईसीयू में लेके गया सुबह में। फिर 5 बजे बोले डॉक्टर ने कि
वो तुम्हारा बच्चा नहीं रहे वाला। सब दवाई फिवाई बाहर से लाया मैं, अंदर कुछ भी नहीं था मेरे के बच्चे के लिए, कोई दवा मौजूद नहीं थी? कोई भी दवा मौजूद नहीं थी अंदर। आपको कितने घंटे लगे ये दवा लाने में, ढूंढने में? एक 20-25 मिनट लग गए। कितना खर्च हुआ? वो 1100 हो गया जी। और जब दवा लेकर आए, बच्चे को दिया गया समय पर, क्या कंडीशन थी? दिया गया था, उन्हें बोला दिया है गया है बच्चे को। फिर बोला 5 बजे मेरे को बोला डॉक्टर साहब ने तुम्हारा बच्चा नहीं रहे वाला बोला। अभी आपकी पत्नी कैसी हैं? क्या वो भी यहाँ पे? नहीं, अच्छे है। उसको पत्नी को नहीं बताया मैंने, ऐसा हो गया। इस हादसे के बारे में आपने अपनी नहीं पत्नी को? बताया मैंने, पत्नी को नहीं बताया। उसकी तबीयत अच्छी क्या है। मन में चल रहा है आपके? क्या आप सोचे, क्या डर है? क्या डर, ऐसा दोबारा मत नहीं होना चाहिए दूसरे लोगों। कहाँ चूक हुई है आपके हिसाब से? अस्पताल प्रबंधन से कहाँ चूक हुई? अभी क्या चूक, दवाई को कुछ बजे, ये डॉक्टर के थोड़ा कम है। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ऑन कैमरा आधिकारिक तौर पर कि हमारे पास दवाई की कमी नहीं है। पहले माना उन्होंने, लेकिन बाद में कहा कि दवाई की कमी नहीं है। फिर क्या उन्हें कहेंगे आप? अब क्या उनके बारे में बोलने का, उन्हें लिख के ले दे रहे और बाहर से लाने के लिए बोल रहे, और अंदर नहीं थी उसमें दवाई, नहीं था अंदर, बाहर से लिख के दे रहे, लिख के लाओ और बाहर से लेके आओ। वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा देर धीरे से। अभी कभी स्लैन खत्म हो गई, उनको बोल दिया सिस्टर स्लैन खत्म हो गई, तुम आके वो उसको बंद कर दो। तो बोलते कि हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथ से बटन बंद कर दो, हम आता है थोड़ी देर से। और जो झाड़ू पोछा लगाते वो बोलते कि तुम्हारे रिकॉर्ड के नीचे से तुम खुद ही झाड़ू मार के लिए। मैं 2 दिन वहाँ से नीचे से झाड़ू मार के लिया। मेरे बेटी का खून भी गया था, थोड़ा 4-5 ब्लड ये गई थी। हाँ, तो बाद में मैंने लगा दिया। बाद में वो सिस्टर के वो जब खुद लगा रहा था, मैं खुद लगा रहा था, तब वो स्लैन आउट हो गई थी। बाद में फिर से मैं बोला कि ये स्लैन चेंज कर दो, तो वो भी स्लैन चेंज कर दो। बाद में वो चेंज भी नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर रोको ऐसा बोल रहे थे। ये जो अस्पताल है, ये पूरा प्रशासन, इस अस्पताल का प्रशासन भी जिम्मेदार है और महाराष्ट्र शासन भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मरीज यहाँ पे आता है उसको MRI करना हो या सोनोग्राफी करना हो या एक्सरे निकालना हो या CT स्कैन करना हो, उसे बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ पर एक ये भी शिकायत हो रही है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स देख रहे हैं। आपके साथ क्या? यहाँ ये सिविल में कैसा है, वो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे ज़्यादा लोग एज करते प्रैक्टिस लेते ट्रेडी डॉक्टर्स यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा का कहना इतना है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपके पेशेंट को कौन अटेंड कर रहा है? ट्रेनी डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं? ट्रेडी डॉक्टर अटेंड करें। हमारा का कहना इतना है कि यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर होना, प्रस्तुति रहना, उसमें स्पेशल डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बहुत कम है। तो ट्रेनी डॉक्टर होने की वजह से क्या तकलीफ आ रही है आपके पेशेंट को? क्या आप क्या कंडीशन देख रहे हैं उनकी? नहीं ना, वो पढ़ाई में परेशान होना या ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी मिल रही है ना उसमें। यहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना, यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी है स्पेशल सभी वार्ड में। एक ही ये वार्ड बोल के नहीं है, सब वार्ड में पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल रही नहीं। स्थानीय पत्रकार हैं योगेश लटकर, जो करीब 20 साल से नांदेड़ को समझ रहे हैं, इन अस्पतालों के अंदर की स्थिति को देख रहे हैं। योगेश जी, क्या कंडीशन है यहाँ की, जो हम पर्दे के पीछे की कहानी समझना चाहते हैं? हमने देखा 48 घंटों में 31 मौतें, आंकड़ा बताया जा रहा है कि और भी शायद बढ़े, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल मरीज भी हैं। क्या कमियां यहाँ पर हैं, क्या चूक हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाई हैं अभी तक? सबसे बुनियादी चीज़ अगर देखेंगे तो सरकारी अस्पताल, चाहे नांदेड़ हो चाहे कहीं और जगह हो, यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ की जो मदार है वो रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर है, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS, MD, तो इन्हीं के भरोसे सब चलता है। और जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो सीनियर डॉक्टर्स का भी एक यूनिट, ऐसे 3 यूनिट काम करते 3 शिफ्ट में। सीनियर डॉक्टर होता है उसमें, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जो डॉक्टर पढ़ लिख कर सीख जाते हैं वो सबको अपना प्राइवेट अस्पताल ही डालना है। किसी को सरकारी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वो ये करेंगे कि यहाँ पर वो नौकरी करेंगे, यहाँ की पगार लेंगे और अपना अपना प्राइवेट अस्पताल वो इस्टेब्लिश करेंगे, और उसी में जो है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है सरकारी अस्पतालों में है।
और प्रदूषण पर लगाम लगाने की किस तरह से कोशिश हो रही है, इस मुहिम की अब बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रीन वॉर रूम जो है वो 24 घंटे प्रदूषण पर किस तरह से नजर रखेगा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अभी अक्टूबर में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक है, जिसे AQI कहते हैं, यानी हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स। वो लगभग हर जगह 150 से नीचे है, यानी मॉडरेट। लेकिन दिल्ली सरकार सतर्क है और आने वाले दिनों में प्रदूषण से लेकर पराली तक पर नजर रखने के लिए उसका वॉर रूम तैयार है। देखिए, दिल्ली के अंदर तो पराली के लिए हम जितने भी धान की खेती होती है 100% जो है वो बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कर रहे हैं। जहाँ तक बाहर के राज्यों से पराली जलने की घटनाएं हैं, उन राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं। ये ग्रीन वॉर रूम उस एक्शन प्लान का हिस्सा है जिसका ऐलान कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। बीते साल इस वॉर रूम में 9 सदस्य थे, इस बार 17 हैं। देखिए, ग्रीन वॉर रूम का स्ट्रेंथ इस बार बढ़ा दी गई है, लगभग डबल की गई है। पिछले साल 9 सदस्यीय टीम यहाँ काम कर रही थी, इस बार 17 सदस्यीय टीम काम कर रही है, जिससे कि जो 15 सूत्री एक्शन प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषित किया है उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। हमने ग्रीन वॉर रूम में जाकर ये समझने की कोशिश की कि जलती हुई पराली पर कैसे निगरानी रखी जाती है। यहाँ पे ये जो रेड स्पॉट्स हैं वो क्या है बेसिकली? ये पता लगता है इससे कि कहाँ पराली जल रही है, कहाँ बर्निंग हो रही है, ये हमको ये स्टेटस देता है। तो हम इस पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली ये स्टेट को मॉनिटर करते हैं। अक्सर आने वाले 2 महीने दिल्ली में प्रदूषण के लिहाज से बहुत बुरे होते हैं। उम्मीद करें कि इस बार सरकार की सजगता से लोगों की परेशानी कम होगी। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पे 24 घंटे ग्रीन वॉर रूम की टीम अब तैनात रहेगी और पूरी दिल्ली पे, ना सिर्फ दिल्ली पे, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा सब पे अपनी निगरानी रखेगी। नई दिल्ली से प्रकाश श्रीवास्तव, NDTV इंडिया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एक बार फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे। यहाँ उन्होंने लंगर घर में महिलाओं के साथ सब्जी काटी, लहसुन छीला, फिर झूठे बर्तन धोए, हॉल में जाकर लंगर बांटा। इसके बाद श्रद्धालुओं के जूते संभालने की सेवा भी उन्होंने की। राहुल गांधी इससे पहले सोमवार को भी गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने देर रात तक सेवा की थी। इस दौरान उन्होंने काफ़ी समय तक पानी की सेवा की। लोग खुद करीब जाकर उनसे बात भी कर रहे थे और पानी भी उनसे ले रहे थे।